आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जो हैपनिंग्स हुई हैं उनमें सबसे बड़ी हैपनिंग बहुत सारे लोगों को लगता है डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि बर्मिंघम में तैनात थे एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। वो है कौन साहब? लाहौर बोर्ड से एफए का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया था और बरतानिया में पीआईए के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। पीआईए के तर्जुमान ये कहते हैं कि इकबाल जावेद बाजवा को 30 जुलाई को पीआईए के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शो कॉज दिया गया। अच्छा, डिग्री कब की है? इकबाल जावेद बाजवा ने 1977 में पीआईए रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत की। 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत ले ली। इकबाल जावेद बाजवा साहब ने बरतानिया की जब शहरियत हासिल की तो उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में अपनी मुलाजमत जो थी वो बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करा ली। इकबाल जावेद बाजवा साहब को इतने सालों बाद जाके उनकी डिग्री जाली होने की बुनियाद पे जो बरतरफ किया गया या उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई हैं जो बरतानिया के अंदर। अब आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर होता क्या है कि बेशुमार जगहों के ऊपर हम ये देखते हैं कि जो लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने साल साल नौकरियां कर ली होती हैं, जो एक ओहदे तक पहुंच चुके होते हैं, बाद में पता चलता है इनकी डिग्री जाली थी। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस देख लें, वहां पर भी आपको ये मामला देखने को मिलता है। वो कोई केसेस सुना रहे हो तो पता चलता है लॉ की डिग्री जाली है। अगर कोई बार का सदर जो है वो बोलना शुरू हो जाए तो उसका पता चलता है कि जी इसने फैब्रिकेटेड डिग्री अपने पास रखी हुई थी। हाँ, अगर वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे ना हो, ताकत के असर के अंदर ना हो और वो जो है वो जेरे एताब आ जाए तो मालूम पड़ता है कि इसकी तो प्राइमरी की डिग्री भी जाली निकल आई। हमें ये तभी जाके क्यों मालूम पड़ता है? बसूरत दीगर इसके दूसरे एंगल को अगर आप देखें तो उससे ये तासर मिलता है कि वो जो माजी करीब के अंदर पकड़ थी वो अब कमजोर होती चली जा रही है। और अगर आप ये डॉट्स को लिंक करें तो डॉट्स लिंक होते होते आपको कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होते दिखाई देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ये डॉट्स जरूर आएंगे। 9 मई के वाकयात में सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेशी थी और उमर अयूब साहब वहां पर पेश हुए। तो उमर अयूब साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं और बानिए पीटीआई का फौजी ट्रायल जो है वो नहीं होगा। इससे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके थे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो वो सबके सामने होगा और बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलिट्री ट्रायल के लिए फौज को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। लेकिन आज हमने ये देखा कि डीजीआईएसपीआर की एक तरफ से प्रेस ब्रीफिंग तो है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, एक तरफ उन्हें राहदारी जमानत मिलती है पेशावर हाई कोर्ट से और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनके वारंट जारी हुए होते हैं वो वारंट भी मनसूख हो जाते हैं। इस तनाजुर में अगर आप देखें तो आपको ये लगता है कि नई दाल कहीं पे गल रही है, सूरत हाल जो है मुख्तलिफ हो रही है। अगर आप वो पुराने लोगों को देखें तो पुराने लोग जेरे अताब होते हुए दिखाई देते हैं। अब कमर जावेद बाजवा साहब वो अगर उस हिसार में नहीं आए तो भाई तो आए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक आज जो डीजीआईएसपीआर ने बात करते हुए कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरखास्त जो थी वजारती दिफा के जरिए मौसूल हुई थी। 12 अगस्त को फौज ने आगाह किया कि रिटायर ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की और रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का हमने आगाज किया। डीजीआईएसपीआर ने आज जो बात की है उन्होंने कहा जी हमारा एहतसाब का अमल शफाफ है, वो इल्जामात पर नहीं सबूतों और शवाहिद के ऊपर काम करता है और फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जो है वो जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। एक सवाल उनसे जो किया गया कि फैज हमीद केस के अंदर कौन कौन होगा, तो उन्होंने कहा जी फैज हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या सियासत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि सबके पास वकील करने, गवाह और जरा समेत तमाम हुकूक उनको मुयस्सर होंगे। फिर जब उनसे पूछा गया कि बाजवा साहब जो हैं वो बाजवा साहब नहीं पूछ सकते थे डीजीआईएसआई से, उन्होंने आगे ये कहा कि डीजीआईएसआई डायरेक्ट किसको रिपोर्ट देता है, उसका सरबराह कौन होता है? वजीर आजम सरबराह होता है। जब ये बात की तो ये भी डॉट जो है आप उनको लिंक करें।
आप लिंक करें तो उससे ये तासुर मिलता है कि फौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसमें वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि कोई एक इस इदारे के अंदर आए। अगर तो किसी का लिंक स्टैब्लिश हो रहा है तो वो सारे ही आएंगे, अगर हमने घर से आगाज किया है तो फिर सारे ही आएंगे। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उससे 2 दिन पहले विफाकी दारुल-हुकूमत में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हुआ है। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल की कसरत राय से मंजूरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने यह बिल पेश किया। उन्होंने कहा जी कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी और इसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए आप ये कानून बना रहे हैं, क्यों इतने खौफजदा हो चुके हैं? अली जफर साहब ने जब ये बात की तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जवाबन उनको ये कहा कि इस बिल का किसी जलसे के साथ ताल्लुक नहीं है, पूरा शहर जो है वो इस वक्त पिंजरा बना हुआ है और मुहासरे के अंदर मौजूद है। तो बिल की मंजूरी पे सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आपने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी शहर को महसूर नहीं किया। अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, तब भी आप शहर को महसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होने पे ये पार्टी जलसा कर ले। आजम नजीर तारड़ साहब ने जवाबन ये कहा कि इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत उस वक्त तक बरकरार है और जब तक आप पुरअमन जलसा उसकी यकीन दहानी नहीं करवाते। पुरअमन जलसा आपका हक है। तो अब इस ज़मन में ये जो बातें की गई हैं, ये सारा कुछ जो इस डॉट्स को लिंक करें कल से मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि ये जो कानून साजी है किसके कहने पे कर रहे हैं, इन डॉट्स को अगर आप लिंक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं मुस्तकबिल करीब में जाके ये इनके गिर्द ही बातें घूमती हुई दिखाई दे रही होंगी जब ये ऑपोजिशन के अंदर होंगे, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आज आप बरसरे इक्तदार हैं तो कल आप इक्तदार की राहदारियों के करीब भी फटक नहीं रहे होंगे, क्योंकि इसलिए कि आपकी रसाई उस तक बंद हो चुकी होगी। और ये सबने भुगता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कह सके नहीं जी ऐसा होता नहीं है, हम प्रधान है, हम ही है ताकत के अंदर और हम कर लेंगे। ताकत के मरकज से निकलने के बाद जो जो भुगता है सब उसके जो है वो मुतासरीन के अंदर शामिल है। कल को जब इसी बुनियाद के ऊपर इनको इजाजत नहीं मिल रही होगी ना, तो तब इनकी तरफ से क्या होगा, इनकी तरफ से अपने ही बिल की मुखालिफत हो रही होगी। लेकिन इस मुखालिफत में ये किधर को जाएंगे इसका अंदाजा अगर आप लगाएं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा सेटबैक जो वफाकी हुकूमत के लिए है वो अख्तर मेंगल का अब तक ना मानना है। उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है, ये मेरे लिए हैरत का बाइस है, क्योंकि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं और इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का मैं कोई इरादा नहीं रखता। वो समझते हैं कि मुझे मना लेंगे, मेरी राय बदलने पर आमादा कर लेंगे और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, लेकिन मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी मांगनी है तो आप लोगों से माफी मांगे, तस्लीम करें कि आपने अपने प्यारों के दिल दुखाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त आपने जो मौजूदा सूरत हाल में माफी मांगनी है तो उन लोगों से जाके मांगे जिनको आपने बातें सुनाई। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ अख्तर मेंगल नहीं हूं, मैं उस अवाम का हिस्सा हूं। जब आप उनसे माफी मांगेंगे तो आप मुझसे भी माफी मांग लेंगे। मुझे किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे जमीर ने मुझे इस फैसले के ऊपर मजबूर किया है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मसाइल को हल करने के ऊपर तैयार नहीं है, तो फिर मैं इनके साथ किस तरीके से खड़ा हो सकता हूं। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान में नहीं था और खुद को इस बोझ से निजात दिलाने के लिए आया हूं जो महीनों से मेरे ऊपर है। अब मैं आजाद हूं। उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अब परवाज में हूं। अलविदा पार्लियामेंट। शायद हम इस वक्त मिलें जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। और इस पे वो क्या कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी शायद इसको समझ जाएंगे, यानी उन्होंने दूसरे लोगों को भी तरगीब दे रखी है कि आप खुद को इनसे अलहदा करें, आप अलग से एक तहरीक चलाएं, इस मुनज्जम कार्रवाई में मेरे साथ हिस्सादार बने। और इस पूरे अमल में वफाकी हुकूमत का जो स्टैंड दिखाई देता है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं। वो टिकी किसके ऊपर? बगैर स्टैंड के हवा में मुअल्लक दिखाई देती है। और वह हवा में कब तक मुअल्लक रहेगी और उसके असरात सियासी तौर पे क्या देखने को मिलेंगे। और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। वो जो बड़ा होने वाला है उसका एक सकूत रफ्ता रफ्ता जो है वो टूटने के दर पे है। जब वो टूटेगा तो गूंज इतनी होगी कि कानों के पर्दे फटेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो हो रहा है इसकी तो सिर्फ कयास आराइयां थी।
कि हो तो नहीं सकता था, ऐसी सूरत हाल में तो नहीं हो सकता, लेकिन वो हो के रहेगा। देखिए, इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।